शहर की गलियां, वो देखो, कैलाश पर्वत से भी ऊंचे महल, जिनकी खिड़कियों को खोलते समय सुंदर स्त्रियों के स्तनों से टकराकर खिड़कियां प्रसन्न होती हैं। चालाक आंखों वाली, समझ रहे हो? चालाक आंखें कौन सी होती हैं? जो आंखें यहां वहां भागती हैं, जो फटाफट फटाफट कभी यहां देखती हैं कभी वहां देखती हैं, उन्हें कहते हैं चालाक आंखों वाली। अपनी भवें मटकाकर बातें करने वाली, छोटा कपड़ा लेकर अपने तन को ढकने वाली, नखरे दिखाने वाली सुंदर दासियां यहां वहां भाग रही हैं। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरों वाली, घुंघराले काले और पतले बालों वाली, स्तन और नितंब बहुत बड़े होने की वजह से जो मस्त हाथी की तरह मुश्किल से चल पाती हैं। ऊपर से उसकी कमर जरूरत से ज्यादा पतली होने की वजह से मुझे डर है कि कहीं टूट ना जाए। और वो देखो, जिनका चेहरा देखकर ही इंसान की प्यास बुझ जाए, ऐसी सुंदर गणिकाएं नखरे करते हुए अपने नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। वो कहता है वो देखो बड़े बड़े महल, वो देखो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर, जिसमें दासियां यहां वहां भाग रही हैं। ऐसी गणिकाएं, गणिकाएं होती हैं वो घरों में काम करने वाली, वो अपने नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। फिर रात भर जोरदार संभोग करने के बाद थकावट उतारने के लिए गर्म तेल से कामनियों की मालिश की जा रही है। दासियां सुंदर गीत गाकर अपनी मालकिन के कानों को सुख पहुंचा रही हैं। लड़कियां बहाने से अपने स्तन से कपड़ा हटाकर अपनी मालकिन को दिखाती हैं और धीमे धीमे सांसें भरती हैं। इस तरह वो अपनी मालकिन की आंखों को सुख पहुंचा रही हैं। अरे वो देखो, कितनी सुंदर स्त्री, जिसे अपने कपड़े पहनने तक का ध्यान नहीं, खिड़की से अपने स्तन बाहर लटकाए झांक रही हैं। ओके, स्तन पता ना क्या होता है? स्तन मतलब बूब्स। ठीक है, कहता है वो देखो कितनी सुंदर स्त्री, उस उसके होश उड़े हुए हैं, उसको ध्यान ही नहीं है कि उसके कपड़े तन पर हैं या नहीं हैं। खिड़की से बाहर अपने स्तन लटकाए झांक रही है। मैं इससे कुछ कहता हूं। क्या कहता है वो उससे? अरे एक कान में गहना पहने हुए, किसी डरे हुए हिरण के बच्चे की तरह आंखें मटकाने वाली, लगता है तेरे होंठों को रात भर किसी ने अच्छी तरह रगड़ा है। ऋषि मुनियों का भी मन कपाने में समर्थ, अपनी दो उंगलियों की कैंची बनाकर अपने कान को छूकर कहां बिजली की तरह भागी जा रही है। जरा रुक तो, तेरी क्या मजाल कि तू मेरी बातें बिना सुने जा रही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि बतखों के जोड़े की तरह तेरे इन सुंदर, ओके, बतखों के जोड़े की तरह तेरे इन सुंदर स्तनों के जोड़े का पहला सुख किसने उठाया था? अरे, शर्मा कर भाग गई। ठीक है, उसने इस लाइन को ऐसे ही बोला है। फिर आगे जाता है ना, ठीक है। फिर क्या कहता है? अरे वो देखो, अपने घर के दरवाजे पर बैठी एक स्त्री, जो अपनी दासी से बातचीत करते हुए अपने माथे पर गिरते हुए बालों को हटाते हुए थकी हुई अपनी मेखला को दोबारा से बांध रही है। मेखला क्या होता है? कमरबंद। ठीक है, मेखला, मेखला क्या होता है? कमरबंद। है ना, टूटी हुई मेखला को दोबारा से बांध रही है। तो विट उसे क्या कहता है? अहो, जवानी में अच्छी तरह करने वाला यही एक काम होता है। अहो, तो क्या बोल रहा है? अहो, अहो मतलब होता है, अरे सुनो, अहो एक बड़ी अच्छा फ्रेज है, बड़ा अच्छी बड़ी प्यारी चीज है। जब भी इसका इस्तेमाल होता है तो एक बड़ी बड़े महान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अहो, तुम संभोग कला में चतुर स्त्री मालूम पड़ती हो, जो अपनी मेखला को दोबारा गूंथने में इतनी एकाग्रता से लगी हुई है। वो अपने प्रेमी को इतनी ही एकाग्रता से सुखों के सागर में स्नान करवाती होगी। आशीर्वाद देते हुए कहता है तेरा काम पूरा हो। वो स्त्री उठकर प्रणाम करती है और बैठने के लिए कहती है। तो विट कहता है, ठीक है ना, मैं विट बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि करेक्टर को विट कहते हैं। ठीक है, वो स्त्री उठकर प्रणाम करती है
और विट को बैठने के लिए कहती है। विट कहता है नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, पर तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, तेरी ये मेखला टूट कैसे गई? कमरबंद, तेरी ये मेखला टूट कैसे गई? कामी जनों की उंगलियों के खेलने के लिए, उन्हें सीमा में बांधकर रखने के लिए, उनका ध्यान तुम्हारी नाभि की तरफ ले जाने के लिए, जिसमें उंगली फिराकर वो तुझे मजा दे सके, तेरे बादलों जैसे सुंदर कुहले पर ये बिजली जैसी जान पड़ती होगी। योग व्यायाम और कुश्ती करके तैयार की गई इन टांगों के ऊपर ये कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा जैसी दिखाई पड़ती होगी। देखते ही पता चलता है तूने अपने प्रेमी को रात भर बार बार जगाया है, उससे अनुरोध कर करके संभोग करवाया है, लेकिन जब वो बुरी तरह थक गया तो तूने अपनी कमर की मेखला खोलकर उसके दोनों हाथ बिस्तर से बांध दिए और दूर खड़ी होकर तू उस पर हंसती थी। अपने बालों से फूल निकालकर उसके चेहरे और गुप्तांगों पर मारती थी। उसके चेहरे पर लड़कियों की तरह श्रृंगार पटार करके और खुद पुरुष की भूमिका में आकर तूने उस पर बड़ा अत्याचार किया। ओके, मैं इसको जरा समझाता हूं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, विट उसके हाथ में देखता है मेखला टूटी हुई है, वो बांध रही है, तो वो उससे पूछता है कि तेरी ये मेखला टूट कैसे गई? ये जो कमरबंद है ये कामी जनों की उंगलियों के खेलने के लिए बनी है ना। देखो लड़की का जो कूल्हा होता है ना, एक कमर के नीचे एक पार्ट होता है, ये देखो नहीं सही में चल रहा ना पेन, क्योंकि ये हिल जाता है। अब क्या बनूं, लड़कियों की कमर होती है ना, उस पर एक मेखला बांधी जाती है। अब देखो ये जो लड़कियों का कूल्हा होता है ना, ये एक ऐसी जगह होती है जहां बंदा सबसे ज्यादा अपना हाथ रखता है। बातचीत करते वक्त, सेक्स करते वक्त, हर कहीं कूल्हे पर ही हाथ होता है, तो कूल्हे पर मेखला बांधी जाती है। अगर वो बैठकर बात कर रहा है तो वो उसमें खेलते रहते हैं। और क्या होता है कि भाई उसको अपना है ना, उसकी एक सीमा तय करती है कि भैया तुझे इस मेखला से आगे नहीं जाना है। कमर बंद का काम क्या होता है, जो कामी जन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो सेक्स करने आए होते हैं प्रेमिका से, उनके हाथों को एक लिमिट देती है कि भाई इससे आगे नहीं जाना। फिर मेखला क्या करती है, कमरबंद क्या करता है, औरतों की नाभि की तरफ इशारा करता है कि नाभि यहां पर है भाई, नाभि की तरफ इशारा करती है कि नाभि यहां पर है, ताकि जो प्रेमी है वो नाभि में उंगली डालकर प्रेमिका को मजा दे सके। तेरे बादलों जैसे, यानी बादल, बादल ऐसे ही होते हैं, बादल जैसे कुहले, तेरे बादलों जैसे कुहले पर ये बिजली जैसी जान पड़ती होगी। अब उसकी टांगों की बात कर रहा है कि योग करके, व्यायाम करके, कुश्ती करके तूने इन टांगों को तैयार किया है। उसके ऊपर ये कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा जैसी दिखाई पड़ती होगी। प्रत्यंचा समझते हैं ना, धनुष के जो प्रत्यंचा होती है जिसको खींचकर धनुष चलाया जाता है, ठीक है, उसके धनुष की प्रत्यंचा को, उसके धनुष की प्रत्यंचा को वो रिप्रेजेंट कर रही है। देखते ही पता चलता है, खैर आगे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तूने रात भर उनको बार बार जगाया है। अब यहाँ देखो इस तरह की चीजें कालिदास के कुमार संभव में इस तरह की रतिक्रिया की चर्चा बहुत मिलती है। और बड़ी जगह देखो, रति रहस्य में, रति मंजरी, वही मैं जैसा तुम्हें बता रहा था कि अलग अलग जगह पर बहुत सारी सामग्री बिखरी पड़ी है। उस समय संभोग के आनंद को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजे जाते थे और एक दूसरे को बताए जाते थे। जैसे छत पर से अपने प्रेमी पर थूकना है ना, मुंह में पानी भर के या शराब भर के उसे पिलाना, एक साथ मिलकर स्नान करना, शर्त लगाकर पुरुष को अपना दास बना लेना, अपना पालतू जानवर बनाकर रखना। खैर हम आगे चलते हैं। विट की ये बातें सुनकर वो महिला हंसने लगी और बोली, आप तो कोई अंतर्यामी लगते हैं। विट बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुश्किल से बनने वाली मेखला कोई औरत दो ही सूरतों में उतारती है। सेक्स की बड़ी गेम्स होती हैं, सेक्स के बड़े रूप होते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, आज जिस माहौल में तुम लोग हो, वो माहौल में तुम गलत माहौल में हो, तुम्हारा दिमाग गलत जा रहा है, तुम लोग पिछड़े हुए हो। वो लोग बहुत एडवांस थे, उनमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई चिढ़ नहीं थी, कोई बदला नहीं था।
वो लोग हर चीज को बड़ा दिल खोल कर एंजॉय करते थे। आज तुम देख लो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तुम सोचोगे ये कैसी बातें हो रही हैं भाई। लेकिन वो लोग तो एकदम ही मुक्त लोग थे। आज हम बातें करते हैं कि भाई उस जमाने के लोग बड़े भगवान को मान, बिल्कुल ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल ये ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। विट बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुश्किल से बनने वाली मेखला कोई स्त्री दो ही सूरत में उतारती है, या तो उसने अपने प्रेमी को अपनी मेखला पहनाकर उसे स्त्री बनाकर और खुद पुरुष बनकर आनंद को फिर से आग दिखाना हो, या फिर वो मेखला से मारकर या उसके हाथ बांधकर दूर खड़ी होकर सिरहाने और फूल मारती है और हंसती है। तू बता दोनों में से क्या सच है। वो स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़ती है और कहती है आपकी जय हो महानुभाव। यहां पर एक देखो क्या चीज आई है, यहां पर आई है क्रॉस ड्रेसर। तुम्हें पता है क्रॉस ड्रेसर क्या होता है? देखो एक होता है क्रॉस ड्रेसर। क्रॉस ड्रेसर होना एक नॉर्मल बात थी, आजकल वो थोड़ी बहुत बुरी बात है। क्रॉस ड्रेसर उसे कहते हैं जो आदमी होकर, तुम लोगों ने बहुत देखे होंगे, फेसबुक पर बहुत है और जर्नली भी बहुत होते हैं। वो क्या करते हैं, जो लोग छुपकर लड़कियों की ब्रा पहनते हैं ना, ऊपर से लड़कों के कपड़े पहने होते हैं, अंदर लड़कियों की ब्रा पहनी होती है या पैंटी पहनी होती है या कुछ भी ऐसी चीजें जो औरतें पहनती हैं, उन्हें औरतों के कपड़ों में बहुत नशा होता है। उनके उतरे हुए कपड़े पहनना, सलवार पहनना, उसकी चिकनाहट, उसके है ना, उसके दुपट्टा सिर पे लेना। इतना मजा तो किसी औरत को भी दुपट्टा लेने में नहीं आता होगा जितना क्रॉस ड्रेसर को दुपट्टा माथे पर लेने में या लड़कियों के कपड़े पहनने में मजा आता है। वो उनका एक शौक था। और ये उस जमाने की बात है जब गे, है ना, लेस्बियन, और क्या क्या होता है, देखो ट्रांसजेंडर्स, ये बिल्कुल ही सिंपल लोग थे। अभी हम ऊपर एक देखकर आए ना कि क्या दासियां अपनी मालकिन को अपने स्तन नंगे करके दिखा रही है और धीरे धीरे सांस ले रही है, मालकिन को अच्छा लग रहा है। अब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई ये तो है ना लेस्बियन गिरी हो रही है, ये क्या चल रहा है। लेकिन वो लेस्बियन नहीं है। देखो औरत का शरीर इतना प्यारा होता है, इतना इतना सुख देने वाला होता है कि वो औरत को भी सुख देता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी देगा या तब भी सबको देता था, नहीं, ठीक है, अलग अलग शौक थे, अलग अलग चीजें सब उसमें डाला गया है। देखो जो ग्रंथ होते हैं ना, वो उस समय के समाज का एक ब्यौरा होते हैं। जरूरी नहीं कि वो किसी चीज को के बारे में बता रहे हैं, वो कई बार ये भी बताने के लिए भी लेख लिखे जाते हैं कि उस समय का समाज क्या था, कैसा था। गे को बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता था, बिल्कुल वो घरों में रहते थे। क्रॉस ड्रेसर को बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता था। यानी एक भाई योद्धा है, एक महापंडित है और एक क्रॉस ड्रेसर है, वो लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहा है, उसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। पहले लोग ज्यादा बड़े दिमाग के थे, तुम लोगों के दिमाग का बेड़ा गर्क हो चुका है। तुम सोचते भी हो तो डर डर के सोचते हो। अब बड़ी मजेदार चीज शुरू होती है। विट आगे चलता है, थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सुंदर घर दिखता है। विट सोचता है अरे ये तो विश्वलक और सुनंदा का घर है। किसका? विश्वलक और सुनंदा। विश्वलक जुए में अपना सब कुछ हार कर कंगाल हो गया और सुनंदा अब जवानी चले जाने के बाद विश्वलक के साथ रहती है। इस जोड़े से बातचीत किए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। विट उस घर के बाहर खड़ा होकर शोर मचाता है। इतने में विश्वलक की आवाज आती है। वो पूछता है दरवाजे पर कौन है। इसमें विट कहता है मैं यमदूत हूं और सुनंदा को लेने आया हूं, और अगर तू मेरी आवाज पहचान गया है तो जल्दी से दरवाजा खोल। विश्वलक बाहर आया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला आपके चंचल व्यवहार और बुद्धि का तीखापन आपकी आवाज को स्मरणीय बना देता है। आइए यहां बैठिए, मैं आपके पैर धोता हूं। विट कहता है पैर धोने की जरूरत नहीं,
कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगरी की सड़कों पर नंगे पांव चलने पर भी पांव गंदे नहीं होते। कुछ देर बैठकर विश्वलक ने विट से कहा, रामालक की गोष्ठी में, ठीक है, अब बातचीत शुरू होती है। देखो जो मेन संवाद है वो अब शुरू हुआ है विश्वलक और विट के बीच में। किसमें? विश्वलक और विट के बीच में एक संवाद है, इसी का नाम है धूर्त विट संवाद, जो मेन चीज मैं बताने जा रहा हूं। विश्वलक उसको बैठाता है और थोड़ी देर बाद उसे कहता है, क्या कहता है कि रामी लक की गोष्ठी में, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रामी लक की गोष्ठी में, ओके पहले सुन लो। विश्वलक कहता है कि रामी लक की गोष्ठी में मैंने विष्णुदास और गोष्ठी के अन्य सदस्यों के बीच मजेदार बातचीत सुनी। वो लोग काम तंत्र के बारे में बातें कर रहे थे। वो बातें सुनकर मेरे मन में कुछ संदेह उठे। जब मैंने विष्णुदास से अपने प्रश्न पूछे तो उनके उत्तर मुझे कुछ जचे नहीं। मैंने उनसे कहा कि मेरा समाधान नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए कहा। मैं आपके घर खुद ही चलकर आना चाहता था, लेकिन सौभाग्य देखिए कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिए। यदि आपके पास समय है तो क्या मैं वो प्रश्न आपके सामने रखूं? आज्ञा कीजिए। यहां से बातचीत शुरू होती है, लेकिन मैं पहले तुम्हें गोष्ठी के बारे में बता दूं, गोष्ठी क्या होता है। रामीलक की गोष्ठी में उसने विष्णुदास से सवाल पूछे, लेकिन गोष्ठी क्या है भाई? गोष्ठी होता था जबरदस्त सेक्स पार्टी। नदियों में, मैदानों में लोग गोष्ठी करते थे। वहां पे क्या होता था, बड़े बड़े पंडित, महापंडित, संत, साधु, ऋषि सब आते थे। वैश्याएं आती थी, लोगों की प्रेमिकाएं आती थी, पुरानी पत्नियां आती थी, नई पत्नियां आती थी। एक आदमी कई पत्नियां और प्रेमिकाएं एक साथ लेकर जाता था। पत्नियां खुश होती थी कि उनका पति प्रेमिकाएं लेकर गोष्ठी में गया है। वहां पर क्या होता था, बड़े संगीत के महापंडित होते थे। ऐसे ऐसे सुर बजाए जाते थे, ऐसे ऐसे म्यूजिक बजाए जाते थे कि भैया पूरी दुनिया में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती थी। अगर तुमने एक शब्द मेरे मुंह से सुना हो, क्या था वो? वसंत उत्सव। वसंत उत्सव चारवाक ऋषि के जमाने में चारवाक ऋषि लोग क्या करते थे, वो एक वसंत उत्सव मनाते थे। उस वसंत उत्सव को ही गोष्ठी कहा जाने लगा बहुत देर बाद। वसंत उत्सव को ही गोष्ठी कहते थे। उसमें क्या होता था, लोग आते थे, रंग होता था, जुआ खेलते थे, म्यूजिक चलता था, फिर जबरदस्त संभोग होता था, जबरदस्त सेक्स होता था। सब लोग मिलकर करते थे और बड़ा जबरदस्त करते थे, खूब धमाल मस्ती थी। कोई किसी के साथ भी कर रहा है सेक्स, कोई किसी को ध्यान नहीं है, ना उनको कोई परवाह है। लेकिन तुम देखो वहां पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, गोष्ठी में ये सब कुछ चल रहा है। और विश्वलक क्या कह रहा है कि उस गोष्ठी में वो ये नहीं कह रहा कि बड़ा मजा आया, मैंने इसकी भी ली, मैंने उसकी भी ली, सबने सबकी ली, ऐसी कोई बातें नहीं कर रहे वो लोग। वो तुम्हारी तरह कोई, तुम्हारे जैसे बच्चे थोड़ी है वो, जिनको कभी कुछ मिला ही नहीं है, जिनको पड़ोसी भी घूरता रहता है, बाप भी घूरता रहता है, पुलिस वाला भी घूरता रहता है, सब मना करते रहते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसा समाज नहीं था वो। और वो क्या कह रहा है आगे से कि रामीलक की गोष्ठी में विष्णुदास और गोष्ठी के सदस्यों के बीच मजेदार बहस चली। कामतंत्र को लेकर मेरे मन में कुछ संदेह उठे। जब मैंने विष्णुदास से अपने प्रश्न पूछे तो उनके उत्तर मुझे कुछ जचे नहीं। मैंने उनसे कहा कि मेरा समाधान नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए कहा। आगे देखते हैं। विट कहता है ना, विट आगे से कहता है, अच्छा ये सीन है। विट कहता है, मैं सावधान हूं। सावधान हूं का मतलब मैं पूरा चौकन्ना हूं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं किसी से डरा हुआ नहीं हूं, मैं सावधान हूं कि हाँ मैं तैयार हूं। मैं सावधान हूं का मतलब है आई एम रेडी, शक्ति भर उत्तर दूंगा।
कि जितना मैं दे सकता हूं, जितना मैं जान सकता हूं, जितना मैं जानता हूं उतना ही जवाब दूंगा। वायु प्रकृति के लाड प्यार से बिगड़े हुए लड़के की तरह मेरा मन ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं रहा, इसीलिए क्यों ना हम चलते फिरते हुए बातचीत करें। विश्वलक ने कहा कोई समस्या नहीं। विश्वलक अपना पहला सवाल पूछता है। शहर की गलियां, वो देखो कैलाश पर्वत, विश्वलक अपना पहला सवाल पूछता है। ठीक है ना। प्रश्न एक, विश्वलक अपना पहला सवाल पूछता है। क्या पूछता है? महिलाएं अगर पैसों के लिए ही पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं तो कैसे उत्तम, ठीक है, कैसे उत्तमा मध्या और अधमा, इन नारियों में कैसे फर्क किया जाए। उत्तमा का क्या मतलब है? फर्स्ट क्लास, है ना। मध्य का क्या मतलब है? मिडिल क्लास। और अधमा का क्या मतलब है? लो क्लास। वो एक सवाल पूछ रहा है कि अगर महिलाएं अगर पैसों के लिए ही पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं तो कैसे हाई हाई क्लास लड़की, मिडिल क्लास लड़की और लो क्लास लड़की में फर्क किया जाए। ये तो हम जानते हैं कि महिलाएं पैसों के लिए ही पुरुषों से प्यार करती हैं, लेकिन कैसे पता करें कि कौन सी लड़की कैसी है? विट जवाब देता है, कहता है अरे दान सभी तरह के लोगों को अपने वश में करने वाला होता है, खास तौर पर लो क्लास अधमा को। यानी अगर तुम किसी कामनी को गिफ्ट दोगे, उसके ऊपर खर्चा करोगे, या उसके सामने ही बहुत सारा दान दोगे, किसी वेटर को टिप दोगे, किसी गरीब को पैसा दोगे, है ना, किसी छोटे बच्चे को कुछ खिला दोगे, तो वो बड़ी प्रसन्न होती है। कौन? अधमा, लो क्लास। वो तुम्हारे खर्चीले व्यवहार से बड़ा खुश होती है। फिर मध्या यानी मिडिल क्लास, ये कामनियां जवानी और सुंदरता देखकर खुश होती हैं कि जो आदमी हैंडसम है, लंबा चौड़ा है, गोरा है, उसी को देखकर खुश होती है। और उत्तमा हाई क्लास लड़की, वो ज्ञान, शिष्टता, सजे धजे नर, यानी जो आदमी खुद को सजा धजा कर रखता है, बढ़िया चश्मे पहनता है, बढ़िया टोपी पहनता है, बढ़िया घड़ी पहनता है, ठीक है, जो फुल स्टाइलिश हो, और श्रेष्ठ नारियों का संग्रह करने वाले को पसंद करती है। जो पुरुष कैसे होते हैं? जो श्रेष्ठ नारियों को इकट्ठा करते हैं। उनके पास अगर 10 पत्नियां हैं या 10 प्रेमिकाएं हैं या 10 रखेले हैं या 10 वेश्याएं हैं, इन चारों में से, या कुछ भी 10-20, है ना, खूब सारी औरतें जिसने इकट्ठी करके रखी हैं, श्रेष्ठ औरत उसी को पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे बढ़िया औरतों को संभालने की तमीज है और वो अच्छी औरतों को खुश करना जानता है। विश्वलक दूसरा सवाल पूछता है। क्या पूछता है? किसी स्त्री में काम वासना पूरी तरह उफान पर है, ये कैसे जाना जाए? विट कहता है सुंदर आधी खुली हुई आंखें, है ना। कौन सी औरत है जिसमें सेक्स पूरा पूरा बाहर उछल रहा है, जिसका सेक्स करने का पूरा मूड है, जो पूरी गर्म हुई पड़ी है ना, या क्या बोल सकते हैं उसको, जो हॉट हुई पड़ी है, जो रेडी हुई पड़ी है सेक्स के लिए, उसकी पहचान क्या है? तो विट कहता है आधी खुली हुई आंखें, कि थोड़ी सी आंखें खुली होती है या थोड़ी सी बंद कह लो, चमकता हुआ चेहरा, जिसका चेहरा काम वासना की वजह से सूज कर चमक रहा हो। अब सूजना तो बस, सूजन तो बड़ी थोड़ी सी होती है, तो वो चमकता हुआ ही लगता है। हंसते हुए छोटी छोटी बातें करने वाली, यानी लंबी लंबी कहानियां ना सुनाने वाली, बीच बीच में ताली बजाने वाली,
देखो बीच बीच में ताली बजाने वाली को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि शरीर के अंदर की ज्वाला उसे उसके शरीर से आवाजें निकालने के लिए प्रेरित करती है। औरत के अंदर जो सेक्स की ज्वाला होती है ना, वो ज्वाला क्या करती है, वो उसको अंदर से ऐसे परेशान करती है कि वो कुछ ना कुछ आवाजें निकालती है, जैसे ताड़ी बजाना, बर्तन या गहने बजाना, जोर सी हंसना, सहेली को पुकारना, डर कर चीखना, जो अपनी नाभि दिखाती है, जो बहाने से अपने स्तन उभारती है, अपनी मेखला को यानी कमरबंद को बार बार कमर के बीच में लाती है, जो बेवजह हांफती है, जो उच्चवास, उच्चवास किसे बोलते हैं, अंदर की तरफ खींचा गया श्वास ही दिखाती है। इसका छोड़ा हुआ श्वास किसी ने नहीं देखा। यानी जो औरत श्वास ऊपर की तरफ खींचती है ताकि उसकी छाती फूले, लेकिन श्वास छोड़ते हुए उसे किसी ने कभी नहीं देखा। विश्वलक तीसरा सवाल पूछता है, क्या कहता है कि स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी हैं, इन पर विश्वास कैसे किया जाए। सीधी सी बात है, वो कहता है जो तुम बता रहे हो ये सब कुछ उच्चवास नीचवास ये सब तो मैंने सुना हुआ है, भरोसा कैसे करें, ये तो सभी औरतें करती हैं। तो विट कहता है विश्वास बनाने के लिए देखो, ध्यान दो, उसकी आंखों में हल्के या गाढ़े आंसू हैं, क्या उसकी आंखों में आंसू हैं, स्नेह भरी दृष्टि है यानी प्यार से भरी हुई आंख, उसका शरीर पसीने की बूंदें निकाल रहा होता है। जिस लड़की को बेवजह पसीना आ रहा है तुम्हारे सामने खड़े होकर, यानी उसके अंदर बहुत ज्वाला है, और संभोग के समय पुरुष के स्खलित होकर सो जाने के बाद भी वो उसकी सेवा करती है। विश्वलक चौथा सवाल पूछता है, क्या पूछता है, प्रथम समागम में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है, यानी पहली बार सेक्स करते वक्त इतनी घबराहट इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है। मैं इस पृथ्वी पर किसी से नहीं डरता, किंतु हर बार किसी स्त्री के पास जाने पर घबराहट होती है। विट कहता है सुनो, स्त्री के साथ पहली बार संभोग करते समय बड़े बड़े महारथी भी घबरा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। पहली बात तो आपस में बातचीत शुरू करना ही बड़ी मुश्किल होता है, बात चल पड़े तो उसके सवालों के जवाब देना मुश्किल, जवाब दे दो तो वो विश्वास नहीं करती, और विश्वास कर भी ले तो पहले समागम में मन मुताबिक संभोग मिलना मुश्किल है, और उसके बाद भी वो कन्या तुमसे प्रेम करे या ना करे ये कोई नहीं जानता। राजा के सामने, विद्वानों की सभा में, युवतियों के साथ प्रथम संगम में हृदय घबरा जाता है, और तेज तरार बातचीत करने वाले का दिमाग भी, उसकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसका कारण क्या है, वो कारण पूछ रहे हैं ना। तो वो कहता है इसका कारण यह है कि पुरुषों के शरीर में रहने वाला वीर्य किसी पिंजरे में बंद तोते की तरह फड़फड़ाने लगता है और पूरा शरीर भयभीत हो जाता है, किंतु संयम और बुद्धिमानी से इसे संभाला जा सकता है। ईश्वर ने स्त्रियों को महाशक्तिशाली बनाया है, स्त्रियां ज्ञान और मूर्खता दोनों में ही निपुण होती हैं। विश्वलक पांचवा सवाल पूछता है, झगड़ालू और झंझट पैदा करने वाली स्त्री से कैसा व्यवहार करना चाहिए। विट कहता है पहले उसके झगड़े का कारण समझकर सुधार करना चाहिए, मन मुताबिक चलने पर भी झगड़ालू और झंझट पैदा करने वाली स्त्री को फौरन छोड़ देना चाहिए। विश्वलक छठवां सवाल पूछता है, वो कहता है अगर स्त्री पुरुष से प्रेम करती है ना, यानी जो लड़की है वो लड़के से प्यार करती है, लेकिन पुरुष उसे प्रेम नहीं करता, लड़का आगे से उसे प्यार नहीं करता, ऐसे में क्या करना चाहिए। यानी वो पूछ रहा है कि अगर कोई औरत मुझसे प्यार करती है मगर मैं उसे प्यार नहीं करता तो ऐसी औरत का क्या करना चाहिए, क्या उसे छोड़ देना चाहिए। विट कहता है नहीं नहीं, जो तुम्हें प्रेम करती है उसे हमेशा नहीं तो कम से कम कभी कभी प्रेम भाव दिखाना चाहिए। कामनियों के प्रेम भाव को किसी भी स्थिति में इंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य गुणवती प्रेम करने वाली स्त्री का अनादर करता है उन्हें किसानों की गालियां खाकर जलने वाले बैलों की तरह हल में जोत देना चाहिए।
कहने का मतलब है, अगर कोई लड़की तुम्हें प्यार करती है तो उसके प्रेम को तुम्हें कभी नहीं ठुकराना। अगर तुम उसे प्रेम नहीं करते तो हमेशा नहीं तो कभी कभी तो उसको प्रेम दिखाना चाहिए। ठीक है, वो सिंपल सिंपल जवाब दे रहे हैं। विश्वलक 7वां सवाल पूछता है अगर हमारी दूसरी प्रेमिका के बारे में पहली प्रेमिका या पत्नी को पता लग जाए तो उसे कैसे मनाया जाए। मुश्किल लैंग्वेज है, इसको मैंने बहुत मुश्किल से ठीक किया है और टेढ़ी थी। हालांकि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि है ना, नेत्रों की जगह आंखें बोलूं, स्त्री की जगह औरत बोलूं, तो वो, पर मैंने सोचा थोड़ा ना उसका टेस्ट बना कर रखते हैं। क्योंकि देखो, किसी चीज को पूरा ही कन्वर्ट कर देना, उसकी पूरी भाषा ही बदल देना, उससे बेटर रहता है कि थोड़ा सा पुराना टेस्ट बना रहे ना। तो इतने महान लोगों ने जो चीजें लिखी हैं वैसी की वैसी ही रहें तो बड़ा मजा आता है। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि फिजिक्स की लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में ही तो जादू है। और बड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के मन में उनके प्रति इतनी श्रद्धा पैदा करती है, जिन चीजों को है ना हम कह सकते हैं कि यार इतनी इन लोगों ने कितनी मेहनत से और कितना कुछ लिखा हुआ है और कितनी कितनी प्यारी चीजें हैं यार, सब कुछ बहुत बढ़िया है है ना। यही तो मजा है, ये तो, इसलिए मैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, वैसे का वैसा ही है। विश्वलक 7वां सवाल पूछता है अगर हमारी दूसरी प्रेमिका के बारे में हमारी पहली प्रेमिका या पत्नी को पता लग जाए तो उसे कैसे मनाएं। विट कहता है भयानक बुखार की तरह महिलाओं के इस तरह के क्रोध का इलाज मुश्किल है, फिर भी उसे मनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। मैं कहता हूं कि लोग उन ऋषि मुनियों के केकड़े जैसे गंदे सूखे फटे हुए पैरों को भी छूते हैं। अगर तुमने किसी कामनी के पांव पकड़ लिए तो इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि कसम खाने से बात बन जाती है, लेकिन महिलाएं कामियों की शपथ पर विश्वास नहीं करती। कामी क्लियर है ना तुम्हें, कामी कामी मतलब जो काम वासना से भरा हुआ है उसे कामी बोलते हैं, और लड़कियों को कामनी बोलते हैं। तो क्लियर है, वो जो तुम बार बार सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहा भी गया है गांव में रहना, श्रोताओं का उपदेश, परतंत्रता, कंजूसी और भोली भाली नारी, ये सब पुरुष के अंदर से काम वासना को खत्म कर देती है, यानी इच्छा को समाप्त कर देती है। कौन सी चीज इंसान की काम वासना का दुश्मन है? गांव में रहना। जो आदमी गांव में रहता है उसे क्या सेक्स मिलेगा? छोटा सा तो गांव होता है, एक गांव में 25 घर होते हैं, चलो बड़ा हो गया आजकल, बड़ा लगा लो तो 50 घर होंगे, 50 नहीं तो चलो 500 घर होंगे। उसमें कौन कौन लड़की कौन है, कैसी है, तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसे अच्छी लड़कियों के पीछे थोड़ी रोते फिरोगे। शहर में हजारों घर होते हैं, लाखों घर होते हैं। तो जो, और दूसरी बात, वैश्यालय है ना, जो जहां वैश्याएं रहती हैं या खुले दिमाग वाली लड़कियां रहती हैं, जो अमीरों की लड़कियां रहती हैं, जो दो लोगों के साथ सेक्स करती हैं, घूमती फिरती हैं, बागीचों में जाती हैं, प्रेमिकाएं बनती हैं, गांव में थोड़ी होता है, शहर में होता है। तो वो क्या कहता है, कहा भी गया है कि गांव में रहना, श्रोताओं का उपदेश, श्रोताओं का उपदेश बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रोता कौन होते हैं? सुनने वालों का उपदेश। कुछ लोग होते हैं वो कोई ज्ञानी नहीं होते, उनको कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ श्रोता होते हैं, यानी वो किसी का ज्ञान सुनकर आए होते हैं। कौन सी चीज इंसान की काम वासना को खत्म कर देती है या उसकी सेक्स को हासिल करने की एबिलिटी को खत्म कर देती है? वो चीज होती है उन लोगों का ज्ञान, उपदेश, जिन्होंने कोई अनुभव नहीं किया, कुछ नहीं जाना है, लेकिन बड़े बड़े ऋषियों मुनियों या उपदेश देने वालों के पास बैठकर सुना है, अब तुम्हें आकर समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, सुनकर आ गए हैं, कुछ अनुभव नहीं किया। तीसरी चीज है परतंत्रता, यानी किसी का गुलाम होना, किसी का नौकर होना। नौकर को कहां सेक्स मिलेगा बताना? अगर कोई लड़की मिलेगी तो पहले मालिक लेगा उसकी या अपने नौकर को दिलवाएगा? चौथी चीज कंजूसी, जो लोग कंजूस होते हैं वो कभी सेक्स करते ही नहीं, वो कभी आनंद लेते ही नहीं है, वो कभी किसी
लड़की पर भी खर्चा नहीं करते, कोई प्रेमिका पर भी खर्चा नहीं करते। देखो सीधी सी बात है, खर्चा तो होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत को पैसा चाहिए होता है, जैसा पहला क्वेश्चन था ना कि औरत, अगर स्त्रियों को मर्दों के पैसे में ही सिर्फ दिलचस्पी होती है, वो एक बात, वो वहां पर सिर्फ वेश्याओं की बात कर रहा है, और एक सवाल में वो वेश्या की बात कर रहा है, हर सवाल में वेश्या की बात नहीं कर रहा। देखो कहीं कहीं वो प्रेमिका कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर दूसरी प्रेमिका के बारे में हमारी पहली प्रेमिका या पत्नी को पता लग जाए, यहां पर वो वेश्या की बात नहीं कर रहा कि वेश्या के बारे में प्रेमिका को पता चल जाए या वेश्या के बारे में पत्नी को पता चल जाए। पांचवी चीज है भोली भाली नारी, यानी कि अगर तुम्हें बिल्कुल ही सीधी सादी पत्नी मिल गई है, बिल्कुल ही, है ना, कुछ होती है ना बिल्कुल ही बेचारी गाय होती है, वो सचमुच वाली गाय ठीक है, तो ये सब बातें पुरुष के अंदर से काम वासना को समाप्त कर देती है, यानी इच्छा खत्म कर देती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसी स्थिति में अगर स्त्री को हंसा दिया जाए तो उसका क्रोध थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि रूठी हुई प्यारी को मनाने का मजा लेना चाहिए। उसे हटा देने से उसका रूठना पूरा नहीं होता और बाद में ज्यादा भयानक होकर सामने आता है। लेकिन फिर भी सभी उपायों में से स्त्री को हंसा देना एक अच्छा उपाय है। उसी के साथ बाएं हाथ से उस स्त्री के सुगंधित बालों के जूड़े को पकड़कर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेकर उसकी कमर के पीछे बांधकर उसके चांद जैसे चेहरे पर सजते होठों को जबरदस्ती चूम कर उसे मनाना चाहिए। विश्वलक आठवां सवाल पूछता है, अगर प्रिया के सामने भूल से दूसरी स्त्री का नाम मुंह से निकल जाए तो इसका क्या इलाज है? है ना, अगर मुंह से दूसरी लड़की का नाम निकल गया तो अब क्या करना है? विट कहता है, अरे ये तो बड़ी आफत हो जाएगी, सांप के काटने के इलाज की तरह इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल है, थोड़ी देर रुको, मुझे सोचने दो। ऐसे समय में कोई सफेद झूठ बोलकर साफ मुकर जाना चाहिए, या फिर उसी समय बहुत सारी स्त्रियों के नाम लेने चाहिए, या फिर बात का रुख मोड़ देना चाहिए, या फिर उसे उस नाम का अर्थ बताकर कहना चाहिए कि आज से मैंने तुम्हारा यही नया नाम रखा है। उस स्त्री की सुंदरता और समझदारी के पुल बांधने चाहिए, यानी अपनी प्रेमिका की तारीफ करो और कहो आज से मैंने तुम्हारा नाम काजल रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विश्वलक नौवां सवाल पूछते, क्या कहता है? नक्षत यानी नाखूनों से बना हुआ निशान, यानी प्रेमी जब संभोग करते हैं पति पत्नी तो वो एक दूसरे को बड़ी जोर से नाखून मारते हैं, नाखूनों के निशान होते हैं। दंतक्ष यानी कि दांतों से काटा जाना, दांतों के निशान बनाना, होंठों पर, पूरे शरीर पर, जहां भी है ना प्रेमी एक दूसरे को काटते हैं। तो विश्वलक पूछता है कि नक्षत और दंतक्षत किस कारण से पीड़ा नहीं देते, उल्टा मजा देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे को दांत काटा जाता है और नाखून मारा जाता है और बिल्कुल भी दर्द नहीं होती? इस सवाल पर विट जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तूने बड़ी भोली बात पूछी है ना, तू बड़ी भोली भोली बातें कर रहा है। क्या कहता है? काम हर किस्म के दुख को दूर करता है। संभोग के समय शरीर में एक द्रव रसित होता है, यानी कि शरीर में एक लिक्विड दौड़ता है और उस द्रव रसित होने की वजह से इंसान को दर्द नहीं हो। संभोग के समय शरीर में एक द्रव रसित होता है जो सभी तरह के मानसिक और शारीरिक पीड़ा को दूर करता है। साथ ही साथ चाबुक पड़ने पर जैसे घोड़े की रफ्तार तेज होती है, उसी तरह ऐसी अटखेलियों से संभोग क्रीड़ा में आनंद बढ़ता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। विश्वलक 10वां सवाल पूछता है, कोई कन्या हमसे सच में प्रेम करती है या केवल नाटक कर रही है, ये कैसे पता किया जाए? विट कहता है, औरत की ईमानदारी से उसका प्यार जाना जा सकता है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना सही व्यवहार नहीं छुपा पाते, फिर कोमल हृदय वाली नासमझ स्त्रियों की तो बात ही क्या है।
उनके व्यवहार को गौर से देखना चाहिए। झूठा प्यार करने वाली श्रृंगार नहीं करती। जो औरत झूठा प्यार करती है वो मेकअप नहीं करती या थोड़ा बहुत करती है। हंसी वाली बात पर भी नहीं हंसती। पास बैठी रहती है पर देखती नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ मांगती रहती है। झटके से उठ जाती है यानी रूठना। पैर पटक कर चलती है। कुछ समझाओ तो समझती नहीं। स्त्रियों के शरीर में जो टेढ़ापन होता है वो उसके शरीर में नहीं होता है ना। तुमने देखा ना, और औरत का शरीर ऐसा ही होता है। और तुमने देखा होगा अगर कोई औरत गुस्से में तो अचानक उसका वो शरीर ऐसा हो जाता है एकदम स्ट्रेट, वो मर्द की तरह खड़ी हो जाती है, लड़ती है तो, है ना। उसके अंदर वो टेढ़ापन नहीं रहता। और जब औरत तुम्हें पसंद करती है, सच में प्यार करती है, तो वो ऐसे बल खाकर खड़ी होती है। उसके कई मोड़ होते हैं उसके शरीर में, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है सच्चा, तो ऑटोमेटिक। मैं ये नहीं, देखो ये ऐसी चीजें नहीं कि वो जानबूझ के करती है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो रहा है। स्त्रियों के शरीर में जो टेढ़ापन होता है वो उसके शरीर में नहीं होता। अगर उसे गले लगाओ तो अपने दोनों हाथ बीच में ले आती है और आलिंगन नहीं करने देती। जब पुरुष रति करने के लिए तैयार हो तो वो सिर दर्द का बहाना बनाती है या घर से बाहर चली जाती है। ऐसी स्त्री उस लता की तरह है जिसमें फूल तो आते हैं पर फल नहीं आते। यानी वो देखने में सुंदर है, कोमल है, सुगंधित भी है, परंतु किसी का पेट भरने लायक नहीं। विश्वलक 11वां सवाल पूछता है, क्वेश्चन नंबर 11वां। यदि पत्नी का प्रेम तुम पर खत्म हो जाए, विराग उत्पन्न हो जाए, तो क्या करना चाहिए? विट कहता है उसके बंधुओं की सेवा करनी चाहिए। मैं वैश्या के पास जा रहा हूं ऐसी धमकी देनी चाहिए, या कोई जान जोखिम में डालने वाला काम करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा दान देना चाहिए। ये बातें स्त्री के अंदर छुपे प्रेम को उघाड़ देती हैं। और सुनो, छोटी उम्र की लड़की बालपन से धन की लोभी को धन देकर, दान देकर, चतुर स्त्री को चतुराई से और क्रोध करने वाली को शांति से, जो अहंकार करने वाली हो उसकी सेवा करके और समझदार को समझदारी भरी बातें करके वश में करना चाहिए। जैसी स्त्री हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अच्छा है। विश्वलक 12वां सवाल पूछता है, जो औरत दूर से तो काम की इच्छा दिखाती है पर पास जाओ तो बात नहीं करती, प्रेम करो तो बस बस करती है, पहले गोद में आकर बैठती है फिर बिल्कुल ठीक समय पर सटक जाती है, उसे कैसे वश में करना चाहिए? विट कहता है पहले कामी को कामनी का स्वभाव जानना चाहिए। हो सकता है वो अपने स्त्री स्वभाववश ऐसा कर रही हो, लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा ही व्यवहार दिखाई दे तो उसका एक उपाय है, ऐसी कन्या के साथ मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि वो बड़ी मतवाली है, हंसमुख है, या उसे कहना चाहिए, यानी झूठ बोलना चाहिए कि मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, उस जादुई अंगूठी से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। या उसे कहना चाहिए मुझे अचानक बहुत सारा धन मिलने वाला है। या उससे कहना चाहिए कि मैं अपनी प्रयोगशाला में हमेशा जवान रहने वाला रसायन बना रहा हूं। ऐसे झूठ बोलकर और शब्द जाल से उस पर हावी हो जाना चाहिए। अपने मन की बात छुपाकर जो उसे छलता है, प्रिया उन्हें ही प्रेम करती है। देखो यहां पर एक बड़ी अच्छी बात वो क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है। पूछने वाला पूछ रहा है कि भाई अगर कुछ लड़कियां दूर से तो बड़े नखरे दिखाती हैं, हंसती हैं, है ना, इच्छा दिखाती हैं कि तुमसे प्यार करती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन पास जाओ तो बात नहीं करती, दूर दूर भागती है, प्रेम करो तो कहती है बस बस काफी हो गया, कभी गोद में आके बैठ जाती है, और जैसे ही मतलब सही टाइम आता है या जब भी तुम कुछ करने लगते हो या आगे बढ़ने लगते हो तो सटक जाती। इसके जवाब में विट एक बड़ी चालाकी भरी बात बताता है। वो कहता है कि ऐसी लड़कियों को मूर्ख बनाना चाहिए ना, बेवकूफ बनाना चाहिए। देखो लास्ट लाइन में क्या कहता है, अपने मन की बात छुपाकर जो उन्हें छलता है, छलता है मतलब धोखा देता है।
मैंने शायद बहुत पहले क्लासेस में तुम्हें एक चीज बताई है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि तुम उनसे झूठ बोलो, उन्हें बेवकूफ बनाओ। अगर तुम उन्हें सच बोल रहे हो तो वो कहेंगे चुप रहो, क्या बोल रहे हो। देखो ये कितना अच्छा तरीका होता है। अगर हम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिर्फ मजे करना चाहती है, जो सिर्फ एंजॉय करना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं तुम उसके करीब आने को कुछ और ना समझ बैठो, प्यार ना समझ बैठो, शादी के चक्कर में ना पड़ जाओ, या सारी जिंदगी के लिए है ना उसके पीछे ना पड़ जाओ। तो वो क्या करती है, कभी करीब आती है फिर दूर भागती है, कभी करीब आती है फिर दूर भागती है। और इसका इलाज ये नहीं है कि उसको कैसे पता चलेगा कि तुम समझ गए हो। उसको समझ, वो चाहती है कि तुम उससे कुछ भी झूठ बोलो, तुम झूठ बोल रहे होते हो, वो सुन रही होती। देखो यहाँ कैसे कैसे झूठ बताए गए हैं। ठीक है, कि मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, बहुत सारा धन मिलने वाला है, मैं अपनी प्रयोगशाला में हमेशा जवान रहने वाला रसायन बना रहा हूं। हालांकि ये झूठ है, वो भी जानती है बना रहा है, बना रहा है ना, बना तो नहीं है। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे बेवकूफ बना लो। तो वो बेवकूफ बन जाती है और भाग जाती है बाद में ये कहकर कि तुमने मुझे झूठ बोला है। क्लियर है। विश्वलक 13वां सवाल पूछता है। विश्वलक पूछता है कि 4 तरह के संभोग होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के संभोग होते हैं। पहला, नाराजगी और झगड़ा खत्म होने के बाद किया जाने वाला संभोग। दूसरा, पहली मुलाकात पर किए जाने वाला संभोग। ठीक है। तीसरा, दूर यात्रा पर जाने से पहले किया जाने वाला संभोग। और चौथा, यात्रा से लौटकर आने पर किया जाने वाला संभोग। इन चारों में से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं। विट कहता है पहली बार मिलकर, जब हम पहली बार किसी लड़की से मिलते हैं ना, पहली बार मिलकर किया जाने वाला संभोग खतरों से भरा होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले लड़की के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ता है। पहली बार जब तुम किसी लड़की से सेक्स करने की कोशिश करते हो तो दरअसल वो तुम पर उतना विश्वास नहीं कर पा रही होती, या उसे खुद पर विश्वास नहीं होता, या उसे हालातों पर विश्वास नहीं होता। तो पहली बार मिलते ही, फर्स्ट मीट पर जो मिलता है इंसान और सेक्स करने की कोशिश करता है, उसको बड़ा संभल कर करना चाहिए। वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यात्रा पर जाते समय स्त्री दुखी होती है, रो रही होती है, ऐसे में उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। यात्रा से लौटने पर पहले दिल का हालचाल पूछना चाहिए, बताना चाहिए। जो वस्तुएं तुम विदेश से लाए हो या शहर से लाए हो उसे देना चाहिए, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। इन सब में सबसे अच्छा संभोग लड़ाई झगड़े के बाद, मान मनावन करने के बाद जो प्रतिक्रिया की जाती है वो सबसे बेहतरीन होती है। उसे विट क्या कहता है कि वो संभोग राक्षसों और देवताओं द्वारा समुद्र मंथन करके निकाले अमृत से भी बढ़कर होता है, जो आयुष और शक्ति प्रदान करता है। मान मनावन के बाद होने वाली रति युद्ध में खूब दांत काटे जाते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह रगड़ा और मसला जाता है। ठीक है, ओके। विश्वलक 14वां सवाल पूछता है, अगर किसी की 2 प्रेमिकाएं एक जगह पर आ जाएं, यानी किसी की 2 प्रेमिकाएं हों और दोनों एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं, तो किसको पास रखना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। पुरानी प्रेमिका को छोड़ना चाहिए या नई वाली को छोड़ देना चाहिए। इस पर विट कहता है अरे ये सवाल तो बड़ा टेढ़ा है, लेकिन मैं तुझे इसका सही उत्तर दूंगा। अगर पुरानी के होते हुए भी कोई नई लड़की प्रेमवश तुम्हारे पास आती है तो ऐसी कामनी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका स्वागत करके उसे उचित सुख और स्थान देना चाहिए। ऐसी अपेक्षा से क्रोधित होकर पुरानी वाली चली जाए तो नई वाली की राय से सलाह मशवरा करके पहली वाली को मनाना चाहिए। ओके। विश्वलक 15वां सवाल पूछता है, शहर में घूमते हुए केवल स्त्रियों को देखकर ही कैसे जाना जा सकता है कि कौन काम कला और संभोग कला में निपुण है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो विट है वो ऐसा ही है ना, वो तो घूमते घामते देख लेता है और चेहरा देखकर बता देता है कि रात को क्या हुआ था। तो वो एक्चुअली यही सवाल पूछ रहा है कि शहर में घूमते हुए सिर्फ औरतों को देखकर कैसे जाना जा सकता है कि कौन सी औरत काम कला में, यानी सेक्स करने में, संभोग कला में निपुण है, यानी बहुत अच्छा सेक्स करती है, बड़ी मंझी हुई है। इस पर विट कहता है एक चतुर इंसान के लिए कुछ भी अनजाना नहीं होता। महिलाओं की
आंखों में सारे भाव छुपे होते हैं। वो सब कुछ छुपा सकती है परंतु अपनी आंखें नहीं छुपा सकती, इसीलिए वो अपनी छाती और टांगें खोल कर रखती है ताकि कोई उसकी आंखों में ना देख सके। किंतु तुम देखो, हल्की और धीरे पलकें झपकाना, यानी कि स्लो मोशन में अपनी पलकें झपकाना, धीरे धीरे जो लड़की पलकें झपकाती है। तिरछा देखना, जो टेढ़ा देखती है। आंखें फैला फैला कर बातें करना, तेजी से आंखें यहां वहां मटकाना। बेवजह घबराना कि कोई देख ना ले, क्योंकि वो संभोग के लिए आतुर होती है, इसलिए बड़े बड़े अर्थों वाली छोटी छोटी बातें करती है। यानी बात वो छोटी सी करती है लेकिन उसके बड़े गहरे अर्थ होते हैं। कहती है जल्दी हाँ या ना में जवाब दो, या तो अंदर आओ या अपना रास्ता नापो। जो घर के दरवाजे पर एक पैर बाहर रखकर एक हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी है, वो संभोग के लिए पूरी तरह तैयार है और काम कला में निपुण है। लाल हथेलियां और उंगलियां, जिसकी हथेलियां और उंगलियां लाल हो, साफ नाखून हो, गाल पर हाथ रखा हुआ हो, हथेलियां मटका मटका कर बातें करना, सुंदर चाल, ऐसी औरतें रति युद्ध में चोटी की सूरमा होती हैं। विश्वलक 16वां सवाल पूछता है, स्त्रियों में काम भाव दो तरह का होता है, प्रकट और छुपा हुआ। उनमें से कौन सा बढ़कर है ना? देखो, औरतों में क्या होता है, दो तरह का ही प्यार होता है औरत, एक छुपा हुआ और एक सामने। अब वो पूछता है इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है? विट कहता है महिलाओं को किसी के साथ भी रति करने से दोष नहीं लगता है। पर पुरुषों के पास जाने वाली और भिन्न भिन्न पुरुषों के साथ रति करने वाली, रति का मतलब होता है सेक्स की क्रीड़ाएं, पर पुरुषों के पास जाने वाली और भिन्न भिन्न पुरुषों के साथ रति करने वाली किसी भी स्त्री के लिए इनमें से कुछ भी पाप नहीं है, और ना ही कभी स्त्रियों को कहीं सजा दी जाती है। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी आप देख लो, औरत को कोई सजा नहीं है, और इस बात के लिए कोई सजा नहीं है कि तूने उसके साथ क्यों किया, तूने उसके साथ क्यों किया, क्योंकि स्त्रियां सभी तरह के पुरुषों को सीने से लगाती हैं। दुखी, प्रताड़ित, गरीब, अमीर, शक्तिशाली, शक्तिहीन, सुंदर और कुरूप, जिसे भी उसकी आवश्यकता होती है समय अनुसार स्त्री उसके पास पहुंच जाती है। इच्छा ना होते हुए भी वो प्रेम का दिखावा करती है। ऐसी स्त्री का प्रेम अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारा जीवन सफल हुआ। स्त्रियों के प्रेम में असली और नकली जैसा कुछ नहीं होता। जब उसने अपना शरीर ही पुरुष को सौंप दिया है तो क्या दिखावा और क्या वास्तविकता है ना? मान लो तुम कह रहे हो कि छिपा हुआ प्रेम क्या है, मान लो उसने प्रेम छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन जिसने अपना शरीर ही तुम्हें दे दिया तो प्यार अगर छुपा कर रखा भी हुआ है तो उसका क्या फायदा, उसका कोई मतलब नहीं। ये पिछले जवाब जैसा ही जवाब है कि असली नकली कुछ नहीं होता, छुपा हुआ और प्रकट कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे सामने है वही सच है। जब कोई स्त्री किसी के प्रेम में दासी बनकर उसकी सेवा करती है, पुरुष को गदगद कर देने वाले वचन कहती है, तो पुरुष को अपना सौभाग्य नजर आता है। जरा कल्पना करो, कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में ऐसी डूबी है कि रोगी बनकर पीली पड़ गई है, आंसू बहाती है और प्यार में डूबकर तुम्हें कहती है कि हे निष्ठुर तेरा भला हो। ऐसे वचन सुनने और पसीने से भरे कामनियों के चेहरे देखने वाले पुरुष को मैं सौभाग्यशाली कहूंगा। पुरुष सोचता है क्या सचमुच मेरे कारण इस सुंदर स्त्री की ये हालत हो गई है? पुरुष कहता है कि अगर सचमुच तेरी मेरे कारण ऐसी दशा हो गई है तो मैं आज से ही गुंडागर्दी बदमाशी छोड़कर वेद पाठी ब्राह्मण बन जाऊंगा। स्त्रियों का प्रेम छुपा हुआ हो या प्रकट हो, दोनों ही तुम्हारे लिए उत्तम है कि नहीं? सवाल तो उसने यही पूछा था, कौन सा अच्छा होता है? सुंदर और समझदार दोनों में से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, है ना? वो पूछ रहा है कि जो प्रेमिका होती है, जो स्त्री होती है, सुंदर और समझदार दोनों में से किसे चुनना चाहिए? तो विट जवाब देता है कि ये दोनों ही स्त्रियों का श्रृंगार है। अगर कुरूप औरत समझदार है तो वो अंधेरे में नाचने जैसा है। बिना रूप के समझदारी जंगल में पड़ने वाली चांदनी जैसी होती है जिसका कोई सुख नहीं मिलता। इस पर विश्वलक थोड़ा चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है। वो कहता है मुझे तो समझदार स्त्रियां सुंदर
लगती हैं। कुरूप स्त्री समझदारी से भी सुंदर लगने लग पड़ती है। मतलब अगर कोई औरत कुरूप है, सुंदर नहीं है, तो अगर वो समझदार है तो वो सुंदर लगने लग पड़ती है। और मूर्ख मूर्ख औरत सुंदर भी हो तब भी वो बेहुदी लगती है, कुरूप लगती है। ये देखा गया है कि समझदार और बड़े पुरुष, है ना, समझदार और बड़े पुरुष वो कम सुंदर मगर ज्यादा समझदार लड़की को अपने पास रखते हैं। जैसा अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अमीर लोग, मतलब बिल्कुल सिंपल सी लड़कियां जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होती, उनसे शादी कर लेते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी देखी होंगी बड़े बड़े अमीर लोगों की, वो सिंपल सी औरतें होती हैं, वो कोई बड़ी सुपर मॉडल नहीं होती, कोई बड़ी हीरोइन नहीं होती। रूपवती स्त्री में अकड़ होती है और अकड़ काम का दुश्मन है। काम का सुंदर रूप ही वही है जिसमें बिना रोक टोक चिकनी डगर हो और बिना किसी रुकावट के दो लोग आपस में मिलें। अगर सुंदर रूप से ही मतलब है तो व्यक्ति सुंदर चित्र और मूर्ति से ही प्रेम कर ले। समझदारी से सभी गुण होते हैं। हमेशा अच्छा बोलने वाली, अच्छे कपड़े पहनने वाली, संयम रखने वाली, उपकार करने वाली, देर तक ना रूठने वाली, लालच ना करने वाली और आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री के सामने कोई रूपवती क्षण भर नहीं ठहर सकती। इस पर विट कहता है, अरे कामिनी की सभी समझदारी केवल अपना काम बनाने के लिए होती है। अगर सुंदर होने के पश्चात भी वह किसी पुरुष को अपनी बात ना मनवा पाई तो उसे कोई दूसरा पुरुष ढूंढ लेना चाहिए जो उसकी बात माने। विश्वलक कहता है, ये सब बातें छोड़कर मैंने देखा है जिस जोड़े में समझदारी होती है वो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। तो विट आगे से हंसते हुए कहता है, हाँ तूने सही कहा, मैं तो तुम्हारे साथ हंसी कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम खूबसूरती और समझदारी में से किसे पसंद करते हो। यहां पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि विश्वलक और सुनंदा की जो जोड़ी है वो बड़ी समझदार जोड़ी है। इसलिए वो कहता है ना कि इन दोनों से मिलकर बिना चले जाना अच्छी बात नहीं है, ये बड़े समझदार लोग हैं। सुनंदा कोई बहुत खूबसूरत नहीं है और विश्वलक कोई बहुत अमीर नहीं है, वो बिल्कुल अपना सब कुछ लुटा चुका है, लेकिन उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है। वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं और सुख से रहते हैं। तो वही वही विश्वलक कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, अगर लड़की सुंदर नहीं है तो उसकी अच्छाइयां, उसकी समझदारी किस काम की। ये तो अंधेरे में नाचने जैसा है, जंगल में पड़ने वाली चांदनी जैसा है। जबकि मैंने देखा है कि अगर औरत समझदार हो तो उसकी खूबसूरती के कोई मायने नहीं है। अगर औरत समझदार है तो अगर वो सुंदर नहीं है तब भी बड़ी अच्छी बात है। तो विश्वलक आगे से कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। हमें यह ध्यान रखना है कि वो बीच में मजाकिया भी है। हमें यह ध्यान रखना है कि वो सामने वाली पार्टी को छेड़ता भी है। जब वो, याद है ना, वो कह रहा था सब बापों को खत्म कर दूंगा, जितने बाप हैं सबकी गर्दन काट दूंगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो मजाक कर रहा था उस लड़के के साथ, वो उसे छेड़ रहा था, है ना। वो कौन सा सच में सब सब बापों को खत्म कर देगा। ओके, विश्वलक 18वां सवाल पूछता है, विश्वलक कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कामनियों पर खर्च किया हुआ पैसा नष्ट हो जाता है। दत्तक ने भी ऐसा ही कहा है। काम पुरुष के धन का सबसे बड़ा नाशक है। आपकी इस पर क्या राय है। देखो, मैं एक यहां पर दत्तक के बारे में बता देना चाहता हूं। दत्तक सूत्र, एक दत्तक सूत्र बुक भी है। ये दत्तक ने जितना वुमेन साइकोलॉजी पर लिखा है, जितना सेक्स पर लिखा है, बहुत ही बाकमाल लिखा है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। जब हम लोग हर कहीं ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी हम दत्तक की एक टच देखते हैं, क्योंकि असली असली मटेरियल यही है। और दत्तक की भी बड़ी मजेदार कहानियां हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ। बड़ी कहानियां हैं जो बताती हैं कि दत्तक कैसे अच्छा विट बना। दत्तक अपने जमाने का फिलोसफर था, विट था। और वो कैसे बना, हुआ ये कि वो उसने एक बार एक लड़की को देखा, बड़ी खूबसूरत थी, वो राजकुमारी थी। उसको देखकर तो वो बहुत परेशान हो गया। वो घर में आया और सो गया, और वो रोता जा रहा था, वो खाना भी नहीं खा रहा था। जब उसकी माँ को पता चला कि उस राजकुमारी की वजह से उसका ये हाल हुआ है, तो उसकी माँ ने क्या करना शुरू कर दिया, हर रोज वो उस राजकुमारी के लिए एक मछली ले जाती थी और उसे भेंट करती थी। हर रोज एक मछली लेकर जाती थी, उसे भेंट करती थी। तो एक दिन राजकुमारी ने पूछा कि हाँ भाई, तुम रोज मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती हो, मछली लेकर आती हो, तुम चाहती क्या हो। तो उसने बताया कि मेरा बेटा तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, या ऐसा समझ लो कि एक रात वो तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। तो उस राजकुमारी ने कहा ठीक है, उसे भेज दो, आज रात
आज रात में उसके साथ सेक्स करूंगी, संभोग करूंगी, तुम उसे भेज दो। खैर वो भेज देती है मगर बताती नहीं है ना कि किस लिए जाना है। वो कहती जा राजकुमारी के घर में जा, मैंने बात कर ली है, तू जा। अच्छा वो चला जाता है, रूम में जाता है दत्तक और सो जाता है। राजकुमारी आती है, उसके पास बैठी रहती है कि उठेगा उठेगा उठेगा। वो जनाब सोए रहते हैं। खैर सुबह होती है, राजकुमारी चली जाती है, दत्तक उठता है। फिर उसे पता चलता है कि वही राजकुमारी मेरे पास सारी रात बैठी रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो वो क्या करता है, वो नदी में कूद के अपनी जान दे देता है। वो अपनी जान देता है, देने के लिए नदी में कूदता है। तो पीछे से जब राजकुमारी देखती है कि भाई आदमी मुझे इतना प्यार करता था, तो वो अपनी जान दे देती है। वो मर जाती है, लेकिन ये भाई साहब किसी तरह से बच जाते हैं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि नदी में गिरा हुआ आदमी बच जाता है। तो दत्तक जब दोबारा वापस जिंदा होता है तो वो देखता है कि किस तरह प्यार की समझ कम होने की वजह से, किस तरह जिस जिस वजह से मैं भी तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना, अगर तुम गौर करो तो मैं, मेरे अंदर ये चीज आप लोगों को महसूस होती होगी कि जब मैं देखता हूँ लोगों को प्यार की समझ नहीं है, लोगों को अपनेपन की समझ नहीं है, लोगों को ये समझ नहीं है कि लड़की पास हो तो क्या करना है, लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि लड़की की बातों के क्या मतलब होते हैं, उनके क्या मतलब निकाले जाने चाहिए। तो अक्सर बहुत सारे लोग अपना प्यार खो देते हैं। कितने किस्से हैं, आप लोगों के साथ भी हुए होंगे कि लड़की मिलती है, पास में बैठती है, समझ ना होने की वजह से, अक्ल ना होने की वजह से मौका हाथ से निकल जाता है। और तब तो ज्यादा दुख होता है जब कोई और ले जाता है ना, क्योंकि वो बस चालाक होता है। और लड़की कहती है मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे। तो आदमी कहता है मर ही जाना चाहिए ऐसी जिंदगी से। तो दत्तक उठा और उसने बहुत शानदार ग्रंथ लिखे, कामा सूत्र। तो दत्तक सूत्र का एक छोटा सा टुकड़ा है। मैं इन चीजों के नाम इसलिए तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी को शौक हो तो भाई, है ना, ऐसा ना बोलो कि कौन सी बुक है, कौन सी बुक है गुरुजी, बताते नहीं, सारी बुक्स बता रहा हूँ। ओके। हमारा 18वां सवाल क्या कह रहा है वो, कि बहुत से लोग कहते हैं कि कामनियों पर खर्च किया हुआ पैसा नष्ट हो जाता है। दत्तक ने भी यही कहा है कि काम पुरुष के धन का सबसे बड़ा नाशक है। आपकी इस पर क्या राय है? हालांकि दत्तक ने भी सही कहा है कि अगर जो आदमी सेक्स में पड़ जाए पैसा तो उड़ेगा ही उड़ेगा। लेकिन विट उसका क्या जवाब देता है कि अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, है ना। विट कहता है अर्थ 3 प्रकार का होता है। जो पैसा होता है उसके 3 यूसेज होते हैं, ठीक है। पहला दान करना, दूसरा उपभोग करना, उपभोग मतलब होता है खाना पीना, ऐश करना, सेक्स करना। तीसरा होता है गाड़ना, है ना, उस समय लोग गाड़ कर रखते थे जमीन में। हम इसे मानकर चल सकते हैं बैंक में रखना या फिर घर में छुपा कर रखना। वो कह रहा है 3 तरह प्रयोग किया जा सकता है पैसे को। इनमें दान और उपभोग करना श्रेष्ठ है। दान और उपभोग करना श्रेष्ठ है। गाढ़ना निंदनीय है। गाड़ कर रखे हुए धन का कोई फल नहीं मिलता, उल्टा असंतोष बना रहता है, घबराहट रहती है, चोरी ना हो जाए, कोई और ना ले जाए, इसीलिए समय समय पर उसका स्थान बदलते रहना पड़ता है। आज यहाँ गाड़ा है, उखाड़ के वहां गाड़ना पड़ता है ना, बेवजह, चाहे किसी को नहीं भी पता, बंदे के अंदर बेचैनी रहती है, यार वहां कई महीनों से वहीं गड़ा हुआ है, इसको निकाल के कहीं और अच्छी जगह गाड़ आता हूं। अर्थ और धर्म शरीर को सुख देते हैं। पैसा, पैसा और धर्म, धर्म वही जो हम धर्म समझते हैं वही धर्म, और कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, वो वही ईश्वर वाला धर्म, मंदिर वाला धर्म। ये दोनों चीजें शरीर को सुख देती हैं। लेकिन मन चाहे शब्द सुनना, रूप देखना, स्पर्श लेना, यही असली सुख है। और औरतों के साथ रहने पर ये सभी चीजें भरपूर मिलती हैं। मीठी बातें करना तो उनकी पहचान है, कड़वी बात को भी प्यारे ढंग से कहना। अरे दुनिया में सबसे निंदनीय शराब पीने को बताया गया है, लेकिन प्रेमिकाओं के साथ शराब पीने का भी मजा अलग ही है। अरे जो औरतों की आधी खुली आंखें, फड़कते होंठ, लंबी तनी भवें, पसीने से भीगा हुआ शरीर देख चुका हो, उसको आंखों का पूरा फल मिल चुका है। स्त्रियों के नहाने के बाद उनके सूखते हुए बाल,
पहनकर छोड़ा गया वस्त्र, फूलों से भरा हुआ जूड़ा, जिसने सूंघा उसकी नाक के रास्ते कामदेव बेशक उसके भीतर घुस जाता है। अगर हम गौर करें, यहां पर एक और फेटिश की बात की जा रही है ना। हमने पिछली क्लास में भी काफी फेटिश देखी है, यहां पर एक फेटिश है स्निफ, सूंघना। अगर आप इंटरनेट पर स्निफ फेटिश सर्च करेंगे तो आ जाएगा कि औरत के शरीर को सूंघना, औरतें भी पुरुष के शरीर को सूंघती हैं, और बहुत सी चीजों को जो यहां पर बताई गई हैं, जैसे क्या क्या कि विश्वलक 11वां सवाल पूछता है, क्वेश्चन नंबर 11वां। यदि पत्नी का प्रेम तुम पर खत्म हो जाए, विराग उत्पन्न हो जाए, तो क्या करना चाहिए? विट कहता है उसके बंधुओं की सेवा करनी चाहिए, मैं वैश्या के पास जा रहा हूं ऐसी धमकी देनी चाहिए, या कोई जान जोखिम। देख लो कैसे कैसे शौक चलते थे, आजकल तो सब पॉर्न साइट्स में सिमट कर रह गए, और वो भी सिर्फ इसलिए दिखाते हैं पॉर्न्स में क्योंकि उनको उनको हर तरह का, उनको हर किस्म का ठरक बेचना होता है, और उनका मेन मकसद होता है कि बंदा मास्टरबेशन कर ले। और जबकि अगर तुम देखो तो ये सब कुछ इंसान के अंदर छुपी हुई चीजें हैं, इंसान के अंदर दबी हुई चीजें हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये सब कुछ बोलते वक्त मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा भी नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं कि ये सब इंसान के सेक्स के बहुत सारे रूप हैं, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि करे कौन, है ना। सारा कुछ तो माँ बाप के हाथ में ही होता है, शादी तक, बच्चे पैदा होने तक सब कुछ वही बताते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे, सब वही कर रहे होते हैं। तो इंसान सोचता ही नहीं है, उसको लगता है सभी कुछ गलत है। देखो ये भी एक समाज था जिसमें अजीब अजीब तरीके से अपने मन को खुश करने के सभी तरीके अपनाए जाते थे, और सभी तरीकों से, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हर इंसान सभी कुछ करता था, जिसको जो अच्छा लगता था वो करता था, और दूसरा कोई हंसता नहीं था। आज तुम देखो, अगर कोई कहे मुझे स्निफ फैटिश है जी, मुझे पैंटीज सूंघने का मजा आता है, तो बेशक सब हंसेंगे, है ना, कहेंगे अरे अरे, है ना, कितना गंदा ठरकी। और हो सकता है उसको आगे से हमेशा के लिए उसको दूर रखा जाए अपने घर से, और औरतें उससे बात नहीं करेंगी और समाज उससे बात नहीं करेगा। हाँ ना, आज भी ऐसे लोगों को अगर हम किसी मूवी में देखते हैं, या किसी, है ना, कहीं दिखाते हैं कि वो जो पैंटी सूंघ रहा है, या उतरे हुए कपड़े, या औरत के बाल सूंघ रहा है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये तो भाई कोई सन की पागल रेपिस्ट है। अरे देखो, तुमने एक चीज देखी है, सेक्स से रिलेटेड हर चीज को रेप ही गिना जाता है, गंदा गंदा, गलत गलत। खुद चाहे वो कर रहे हैं, फिल्म बनाने वाले खुद सब कुछ करते हैं, लेकिन दिखाते हैं ऐसे कि देखो पागल लोग, देखो कैसे, जिनमें दिमाग नहीं होता। ये कोई ऐसे लोग हैं जो शायद किसी औरत को काट के पका के खा भी जाएं, जो उसको सूंघ रहे हैं वो तो उसको मार भी देंगे। इसलिए मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कहा था कि तुम बीमार हो, ये लोग गलत नहीं है, ये गंदे लोग नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट लोग हैं। और यहाँ कुछ जबरदस्ती नहीं हो रहा, और यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि सबको करना पड़ेगा, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है करना है करो। सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए स्वर्ग सुख पाने के लिए निडर होकर औरतों पर धन खर्च करना चाहिए। तो यहां पर तुम्हें एक पॉइंट क्लियर हो गया, जिस पर दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें सेक्स के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, या हमें खूब ऐश करनी चाहिए औरतों पर लुटाने के लिए। और औरतों, है ना, हाँ, तुम लोगों के दिल में भी आता होगा कभी कभी कि यार ये सही है ये नहीं है, या कोई कह रही है लड़की कि चलो घूमने चलते हैं मसूरी, 40,000 ले लो, और तुम सोचो यार ऐसे ही ऐसे तो मुझे आदत पड़ जाएगी, और मैं फिर सारे पैसे औरतों पर उड़ा दूंगा, फिर मुझे कहीं बीमारी ना लग जाए खर्च करने की। तो भैया चिंता नहीं करनी है। विश्वलक 19वां सवाल पूछता है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछता है कि साधारण स्त्री हो या कामिनी हो, देखा जाए तो पत्नियां समझदार और अच्छी होने के बावजूद भी पुरुष का मन वैश्या या किसी दूसरी कुमारी कन्या की तरफ आकर्षित होता है, ऐसा क्यों?
विट इसका जवाब क्या देता है? सीधी साधी कुलवधु जो मीठा बोलती है लेकिन वो पुरुषों के मन को नहीं समझती, वो गलत समय पे गलत बात कहती है। बात भी सही है ना, हम लोग आज आज भी यही एक्सक्यूज देते हैं कि अरे सीधी है, अरे भोली है, इसलिए कुछ भी बोल देती है, गुस्सा नहीं है, मुंह फट है जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो पुरुष पर अपना इतना अधिकार समझती है कि वो उसकी सेक्स ड्राइव को रोक देती है। सेक्स ड्राइव समझते ना, एकदम आदमी में जोश चढ़ा होता है, वो एकदम सेक्स के लिए रेडी होता है पूरी तरह। वो उसको कहती क्या कर रहे हो, थोड़ा तो रुको, ये क्या हो गया तुम्हें, अभी करना है क्या, तुम यही करने आए हो क्या? तो क्या होता है, उसकी सेक्स ड्राइव खराब हो जाती है। ये सीधी सादी औरतें ऐसा करती हैं। किसी पुरुष को बड़ी दूर मिलने के लिए बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई, वो आदमी भी बेचारा पहुंच जाता है 2 ट्रेन पकड़ के, हैं, 4 बसें बदल के उसके पास पहुंचता है, और वो कहती है तुम यहाँ सेक्स करने आए हो, बैठो आराम से। काम एक इच्छा विशेष है, ये एक मानसिक खेल है, इसीलिए पुरुष वेश्याओं और नई लड़कियों के पास जाता है जो या तो कुछ नहीं बोलती या पुरुषों की काम वासना को सम्मान देती हैं। कुलवधु पति को धिक्कारती है, उसे अपमानित करती है। स्त्रियों को यह समझना चाहिए कि काम के मामले में पुरुषों के साथ मजाक अच्छा नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो बैलगाड़ी को छोड़कर रथ की सवारी करे। विश्वलक 20वां सवाल पूछता है, यह भी सिमिलर है 18वें की तरह लेकिन थोड़ा अलग है। विश्वलक पूछता है, जो स्त्रियों के पीछे जाता है, महिलाओं से संबंध रखता है, समाज में उसे सम्मान नहीं दिया जाता, उसकी दी गई सलाह की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता। आप ज्ञान दे रहे हैं लेकिन कोई भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं करता और ना ही चाहता है कि कोई उसे ऐसा करते हुए देखे, है ना, सिंपल सी प्रॉब्लम है। और ये भी देखो कि ये वही लोग हैं जो गोष्ठी करते हैं, ये वही लोग हैं जो खूब सेक्स करते हैं। लेकिन यहां पर यह चीज भी ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि वो सड़क पे नंगे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सड़कों पर किस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई सारा दिन कहीं भी जा रहा है। वसंत उत्सव में कभी कभी मान लो ऐसा कि साल में 4 त्योहार आ रहे हैं, एक वसंत उत्सव भी है, बाकी के त्योहार भी हैं, चाहे दिवाली हो या कुछ हो, तो उस समय लोग खुलकर सेक्स करते थे और सेक्स भी करते थे गोष्ठियों में, सब पूरी तरह खुलकर अपने दिल के गुबार निकाले जाते थे। लेकिन फिर भी वहां दर्शन शास्त्र पर बातें होती थी, धर्म पर बातें होती थी, मंदिरों के निर्माण पर बातें होती थी, और गोष्ठियां मंदिरों में होती थी। मैं तुम्हें गोष्ठी के बारे में एक और बात बता दूं, अगर आप इंटरनेट पर गोष्ठी का इतिहास सर्च करेंगे तो आपको कई जगह यह भी मिलेगा कि मंदिर की देखभाल करने वाली कमेटी को गोष्ठी कहा जाता था। हाँ सच है, मंदिर के जितने काम है, देवी देवता के कपड़े बदलना, पूजा अर्चना करना, मंदिर की व्यवस्था को देखना, उसको भी गोष्ठी कहा जाता था। और वो गोष्ठी और ये गोष्ठी सेम ही है, लेकिन वो समय समय पर बदलती रहती थी। इसीलिए तुमने वो सुना होगा देवदासियां, है ना। आज तक भी हम लोग ये बुराई देखते हैं समाज में कि मंदिरों में जितने भी संस्थापक होते हैं वो ऐसा बहुत मस्ती करते हैं कि चलो लाओ जी लड़कियां म्यूजिक बजाओ, और वो हो रहा है, लोग कहते हैं देखो जी धर्म के नाम पर पंडित जी क्या कर रहे हैं। खैर मैं उनके उनकी हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो सही करते हैं, जो है वो बता रहा हूँ। और हमें आज के समाज से चलना चाहिए, आज जो हालात हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करें ये बोल करके पहले ऐसा ही होता था। और उन लड़कियों का बेशक बलात्कार कहा जा सकता है या फिर उनका शारीरिक शोषण कहा जा सकता है, वो गलत है। देखते हैं 20वां सवाल। वो कह रहा है कि और आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आदमी को कोई सम्मान नहीं मिलता समाज में अगर वो ऐसे औरतों के पीछे भागे। आप तो चलो विट हैं, वो तो देखो, एक आदमी साधु होता है घर बार छोड़कर, उसकी बड़ी इज्जत हो रही होती है। एक आवारा आदमी घर बार छोड़कर घूम रहा होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही होती। एक विट है जिसने औरतों के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, उसकी समाज में बड़ी इज्जत है। लेकिन ये आदमी क्या कह रहा है, औरतों के पीछे जाने पर लोग आपकी दी गई सलाह की तरफ भी ध्यान नहीं देते, बोलते हैं चल चल तेरी बात में क्या दम होगा और तेरी हम बात क्यों सुने, तू तो औरतों के पीछे भागता है।
कोई भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। इस पर विट कहता है, ये तूने बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि जो स्त्रियों के पीछे नहीं गया, जो काम वासना के पीछे दीवाना होकर कई अलग अलग कामनियों के साथ नहीं रहा, उसे क्या पता उसने क्या नहीं पाया। कुछ लोग कहेंगे कि औरतों के पीछे जाना, प्रेमिकाओं के लिए लड़ना और पैसे लुटाना बेइज्जती का कारण बनता है। मुझे ये बात सही नहीं लगती। सब लोग सुखी पुरुष से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जिन्हें नहीं मिला होता वो दूसरों से कहते हैं कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, मत करो, क्योंकि वो लोग सपने में भी ऐसा करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सपने में भी सोचेंगे तो उनकी पत्नी सपने में ही उनकी धुनाई कर देगी। ऐसी मानसिकता वाले लोग अपंग हो चुके होते हैं। और सुनो, ढीठ स्वभाव, अपनी जगह होने की बहादुरी, हाजिर जवाबी, दूसरों के मन की बात भांप लेना, हंसी खुशी प्यार देना, नृत्य संगीत पहेलियां, मूर्ख बनाना और हंसी उड़ाना, ये सब कुछ स्त्रियों के पास ही तो मिलता है। विश्वलक 21वां सवाल पूछता है, हालांकि वो है 20वां ही, ठीक है। और जो बृहस्पति, उष्णा और दूसरे महापुरुष कहते हैं कि कामनियों के पास नहीं जाना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है? विट कहता है ये कोरी बकवास है, और मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो खुद कामिनी संग ना करता हो। सुना है इंद्र भी अहल्या के साथ कोई ना कोई ऐसी वैसी हरकत करते रहते हैं। जो सुख भोगना है इसी जीवन में भोग लो, अगले जन्म में मिले ना मिले सब बातें हैं। फिर वो उसके साथ थोड़ा मजाक करता है, थोड़ी उसको जानता है कि ये है ना ब्राह्मण है तो इसको जरा छेड़ूं। वो कहता है वहां स्वर्ग में अप्सराएं एक दूसरे से लड़ती हैं, विरोध करती हैं, वहां क्या मजा आता होगा। सुना है जो अप्सराएं तुम्हें दी जाती हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहती हैं। अरे अगर वियोग ही नहीं होगा तो मिलन का आनंद कैसे आएगा। यहाँ पृथ्वी पर पहली बार मिलने वाली अनजान स्त्रियां हैं, वहां स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्त्रियों के बाल खींचो तो वो मादक सिसकियां भरती हैं, वहां कौन अप्सराओं के बालों को छुए। वहां ऋषि व्यास, अदम और महामुनियों की माताओं के सामने कौन आंख भरकर अप्सराओं को देखने की हिम्मत करे। सुना है वहां पर पेड़ भी सोने के हैं और घर भी सोने के हैं। तो क्या वहां के देवता इतने मूर्ख हैं कि वो अपने घर की दीवार पर लगा सोना उतारकर अपनी पत्नियों को भेंट करते हैं? ऐसे सोने की क्या विशेषता है? ना किसी को खोने का डर, ना पीड़ा, ना रूठे को मनाने का आनंद। यहां स्त्रियां शराब पीकर टेढ़े मेढ़े वचन बोलती हैं और सुबह उठकर सब भूल जाती हैं। तुम उन्हें कह सकते हो कि तुमने रात को मेरे साथ विवाह कर लिया था। ये सब कुछ स्वर्ग में कहां। सुना है वहां बूढ़ी अप्सराएं संस्कृत में बातें करती हैं, और जो हर समय किसी ऋषि के श्राप दे देने की बात से घबराई हुई रहती हैं। अगर किसी को बिना रोक टोक के काम का आनंद लेने की इच्छा है तो वो आनंद यहीं ले लेना चाहिए। विश्वलक विट के पांव में गिर जाता है और कहता है मुझे आपके सभी उत्तरों से संतुष्टि हुई है, मेरे मन में कोई प्रश्न अन्यथा नहीं रह गया, मैं आनंदित हुआ। विट कहता है सागर की मेखला से अलंकृत इस पृथ्वी की रक्षा राजा करे। ठीक है, ये एक पाठ खत्म हो गया। देखो कितनी अच्छी बात कही है उसने, क्या कहा है, क्या कहा है। देखो भाई, वो कह रहा है कि सागर की मेखला से अलंकृत इस पृथ्वी की रक्षा राजा करे। यानी वो कह रहा है ये जो पृथ्वी है इसकी कमर बंद है, कमर बंद लगा हुआ है मेखला, सागर की मेखला। अब देखो, वो तो भारत के कोने में बैठा ऋषि है, उसको कैसे पता कि पृथ्वी के चारों तरफ सागर रूपी मेखला खिंची हुई है। कितनी बड़ी बात है ना। विट कहता है सागर की मेखला से अलंकृत इस पृथ्वी की रक्षा राजा करे। उसे कैसे पता कि पृथ्वी के चारों तरफ है, वो कोई उड़कर क्या वो अंतरिक्ष में गया है? बड़ी बातें हैं जिनके जवाब नहीं है हमारे पास कि उन्हें कैसे पता। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब हम आते हैं वसंत सेना और मदनिका पर।
यहां पर हमारा धूर्त विट संवाद खत्म होता है। हम आगे चलते हैं, एक चीज देखते हैं। एक नाटक है, उसका नाम है मच्छ कटिकम। बहुत शानदार नाटक है। इसी नाटक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, उत्सव। 1984 में वो मूवी बनी थी। इसमें रेखा है, अन्नू कपूर है और बड़े अच्छे एक्टर हैं, शशि कपूर हैं। आप देखना, वो मूवी बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहां पर नहीं बता पाया, लेकिन उस मूवी में है। जैसे उस मूवी में वात्स्यायन कहाँ रहते थे, उन्होंने कैसे कामसूत्र लिखा, वो माहौल कैसा था, वो उस मूवी में दिखाया गया है। फिर विदेशी वेश्याएं भी होती थी, विदेशों से भी वेश्याएं आती थी। जब मैं पाटलिपुत्र की बात करता हूं तो समुद्र से यात्रा करते हुए विदेशों से बहुत सारी औरतें आती थी। सिर्फ वेश्याएं ही नहीं, रानियां भी आती थी, घूमने भी आती थी औरतें, और यहीं रह जाती थी जैसे आजकल रहती हैं। पढ़ने आते थे लोग विदेश से, अंग्रेज आते थे। आप उत्सव मूवी में देखेंगे एक दो जगह अंग्रेज भी दिखाए गए हैं, जबकि वो बहुत पुरानी जमाने की मूवी है, जब लोग उत्तरकाल की स्टोरी है वो। और क्या है, उस मूवी में कोका पंडित को भी दिखाया गया है। कोका पंडित ने बहुत अच्छा लिखा है। ये जो रति मंजरी की बात मैं कर रहा हूँ, रति रहस्य की बात कर रहा हूँ, ये कोका पंडित ने लिखे हुए हैं और जबरदस्त चीज लिखी हुई है, उसमें भी कोका पंडित है। और भी बहुत कुछ है, खैर देखना, अच्छी मूवी है। उस मूवी में दो कैरेक्टर हैं, कौन? वसंत सेना और मदनिका। मदनिका, मदनिका का मतलब होता है उत्तेजित, मदनिका का मतलब होता है एक्साइटेड। एक जगह वसंत सेना मदनिका से कहती है कि तुम सही मायने में मदनिका हो, बड़ी चतुर और बड़ी ही चालाक। तो मदनिका आगे से कहती है, क्या वैश्यालय में रहने वाली और क्या कुलवधु पुरुषों के साथ रहते रहते हर स्त्री चालाक हो जाती है? पुरुष अपने कमाने का अहंकार करते हैं, हम स्त्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वात्स्यायन के कहने अनुसार स्त्रियों को सदैव पुरुषों के धन पर अपनी निगाह रखनी चाहिए और जितना हो सके माल बटोर लेना चाहिए, क्योंकि केवल धन से ही स्त्री सदा जवान रहती है। गरीबी तो 16 साल की लड़की को 100 साल की बुढ़िया जैसा जीवन जीने को मजबूर कर देती है। वसंत सेना कहती है, बिल्कुल सही कहा तूने। अपनी दुकान यानी अपने शरीर को, अपने व्यापार यानी पुरुषों के साथ रति करने के सत्य को स्त्रियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। गहने और सुंदर कपड़े पहनकर अपने शरीर के खास अंगों को बाहर की तरफ उघाड़ कर थोड़ा सा छिपाते हुए और थोड़ा सा दिखाते हुए कन्याओं को शहर की गलियों में आते और जाते हुए पैसे वाले लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखना चाहिए। किसी भी स्त्री को, चाहे वो वैश्या हो या कुलवधु हो या बालिका, उसे किसी भी पुरुष की काम वासना का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की काम वासना महिलाओं के चूल्हे में जलने वाली आग है, यानी धन से ही शक्ति मिलती है। धन आने पर स्त्रियों को न्यायाधीश और राजा से मित्रता करनी चाहिए, उन्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहिए, योगियों और भिक्षुओं से ज्ञान लेना चाहिए, कलाकारों को प्रेमी बनाना चाहिए, हमेशा स्वतंत्र, जवान, धनी, सामने नजर आने वाला, जिसे बिना मेहनत किए पैसा मिल गया हो, बढ़ी हुई आमदनी वाला, अपने को बहुत बड़ा धनी समझने वाला, खुद अपनी प्रशंसा करने वाला, नपुंसक, हर मिलने वाले की बराबरी करने वाला, त्याग करने वाला, राजा का शत्रु, जो भाग्य के भरोसे बैठा हो, जो अपने धन का अहंकार करता है, बड़ों का कहना ना मानने वाला, घर का बड़ा लड़का, इकलौता लड़का, इनको अपने रूप जाल या मोह जाल में फंसाना चाहिए। मदनिका पूछती है, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए? तो वसंत सेना कहती है, जो किसी रोग से पीड़ित हो, जिसके मुंह से दुर्गंध आती हो, जो अपनी पत्नी से प्यार करता हो, कंजूस, निर्दयी, जिसे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया हो, बार बार नाराज होने वाला, जिसका अपमान करने पर भी वो वहां से नहीं भागता, ऐसे लोगों से स्त्रियों को प्रेम नहीं करना चाहिए। मदनिका पूछती है,
अगर किसी से प्रेम हो जाए तो स्त्री को क्या करना चाहिए? वसंत सेना कहती है उसे एक व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। प्रेम ईश्वर द्वारा बनाई गई इकलौती चीज है, बाकी सब कुछ प्रेम द्वारा ही बनाया गया है। अगर तुम्हें किसी से प्रेम होता है तो केवल उसी को ही प्रेम करो। गरीबी और अमीरी में भी एक समान रहना चाहिए। अपने प्रेमी को उपहार भेजने चाहिए, उसके साथ चौसर का खेल खेलना चाहिए और ऐसी शर्त रखनी चाहिए जिससे तुम्हारा उसके मन और मस्तिष्क पर और ज्यादा कब्जा हो जाए। उसे किसी काम में लगाकर, जैसे अपने गहने उतरवाना या खरीदारी का सामान उठवाना, गेंद फेंकना और कहना जाओ लेकर आओ, और जब वो अपना काम कर रहा हो तो उसे तिरछी नजरों से देखना, उसे अपने हाथों से फल खिलाना, अपने शरीर पर कामुक चित्र गुदवाना। प्रेमी के दुख में दुखी होना चाहिए और उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। बेवजह गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रेमी को काम याचना नहीं करनी पड़नी चाहिए, ठीक है। पुरुष के साहसिक कामों की प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर उस पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे पैसे देकर छुड़वाना चाहिए। इस पर मदनिका कहती है रुको, अच्छा ये कैसी बातें कह रही हो? इस नगरी में ऐसे गुंडे, बदमाश, मुस्टंडों की कोई कमी नहीं है जो दिन रात हम स्त्रियों के पैसे ठगने, लूटने और छीनने की योजना बनाने में जीते हैं। प्रेमी के ऊपर त्याग करना हर स्त्री जन्म से ही सीख कर आती है। तुम मुझे ये सब कुछ ना सिखाओ। अब मुझे ये बताओ कि किसी पैसे वाले से प्रेम हो जाए तो उसे कैसे दुहना है? दुहना समझते हैं, जैसे हम गाय का दूध दुहते हैं। वो पूछती है कि ये सब मुझे मत सिखाओ, वो जो लंबी लंबी कहानियां सुना रही है कि प्यार करना चाहिए, सच्चा करना चाहिए। वो कहती मुझे पता है, तुम मुझे ये बताओ पैसे कैसे लूटने। तो वसंत सेना कहती है जैसा वात्स्यायन कहते हैं कि अपनी खुशी से पुरुष जो धन देता है उसमें वो मजा कहां जो उपाय करके, पुरुष को ठग कर, या जब वो सो रहा हो तो उसके सिरहाने के नीचे से चोरी करके मिले हुए धन में है। और सुनो, दुकान पर जाकर गहने खरीद लो, पकवान, भोजन, शराब, माला, इत्र, ये सब उधार ले लो और पर्चा प्रेमी के हाथ में थमा दो ताकि वो उधार चुका दे। पुरुष के धन की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो कितना बड़ा योद्धा है। उसकी तलवार और चेहरे का क्रोध देखकर कैसे बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते हैं। फिर उसे कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए पूजा करवा रही हूं, या पेड़ लगा रही हूं, तालाब खुदवा रही हूं, या मेरी सहेली ने शर्त लगाई और जीत गई। ऐसी बातें कहकर उससे खूब माल ऐंठा जाए। फिर भी अगर वो कंजूसी नहीं छोड़ता तो चोरों की मदद से उसके सारे पैसे चोरी करवा लेने चाहिए, या उसकी कोई विशेष वस्तु चोरी करवा लेनी चाहिए। फिर उसके बदले में पुरुष से पैसा वसूल करके उसे उसकी वस्तु वापस करवा देनी चाहिए। बिल्कुल ही बात ना बन रही हो तो वैद्य के साथ सांठ गांठ करके अपनी बीमारी का बहाना लगाकर बीमारी के इलाज के लिए पैसे वसूलने चाहिए। अभी हम देख रहे थे ना कि दो मर्द आपस में बातें कर रहे थे कि औरतों को, जहां तुम सोच रहे होगे कि वो कह रहा है एक और औरत आ जाए तो क्या करना चाहिए, एक और औरत मिल जाए तो कैसे कर चलना चाहिए, क्या हमें सभी औरतों को एक सा सम्मान देना चाहिए, या दूसरी मिल जाए तो तीसरी का क्या करना है ना? तब तुम सोच रहे होगे ये तो मर्दों की बातें हो रही हैं। देखा ना, अब औरतें आ गई ना। ओके, आगे। या फिर खुद को दीनहीन दिखाते हुए कोई भी छोटा मोटा काम करने में लग जाना चाहिए। तुमने कई बार देखा होगा ना, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कहती मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ छोटी सी, वहां कर लेती हूँ, उस ऑफिस में कर लेती हूँ, जिससे प्रेमी कहे कि मेरे होते हुए तुम्हें भिखारनों जैसा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। कभी अपने गहने या घर का बर्तन भांडा बेचने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं जरा गहने बेच दूं, कि जरा बर्तन बेच दूं, घर में पैसे नहीं है। या फिर तुमने उसके ऊपर जो उपकार किया है बार बार उसकी दुहाई देकर उससे पैसे मांगने चाहिए। और कभी कभी बनावटी रूप से कहना चाहिए कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि आजकल तुम्हारा मन किसी और पुरुष के विषय में सोच रहा है। ऐसे उपाय करने से पुरुष ज्यादा धन देते हैं। मदनिका ने हंसते हुए कहा, अच्छा किसी नाकारा और फटे हाल प्रेमी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए?
जिसके पास पैसा नहीं है उससे पीछा कैसे छुड़ाए, होता है ना, लड़कियों के पीछे, वेश्याओं के पीछे भी लग जाते हैं लोग। बसंत सेना कहती है अपने प्यार में कमी करनी चाहिए, मुफ्त के मजे उड़ाने वाले पुरुषों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। उसे रति सुख, प्रेम सुख और संभोग सुख सभी से दूर रखना चाहिए। उसके मन की बात ना कहना, जो विषय उसे पसंद नहीं है उन पर बात करना, बाहर के लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाना, अकेले में उसके पास नहीं जाना, संभोग के समय हर चीज से परहेज करना, उसे अपने होठों को ना चूमने देना, अपने शरीर को लगातार छुपाते रहना, संभोग के समय उसे लगातार कहते रहना कि ये मत करो वो मत करो, शरीर को ढीला छोड़कर मृत की तरह पड़े रहना। जब भी लगे कि वो रति की इच्छा कर रहा है तो घर से बाहर चली जाना, उसकी मूर्खता पर हंसना, और अंत में स्त्रियों का सबसे बड़ा हथियार होता है माता पिता की जोर जबरदस्ती। उससे कहो कि मेरी माता तुम्हारा मेरे घर आना पसंद नहीं करती और पिता तुम पर उनकी बिन ब्याही बेटी के साथ उसके कमरे में रहने का मुकदमा करके तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा कहते हुए उसका सामान बांधकर घर से बाहर रख देना चाहिए। मदनिका कहती है अच्छा, और अगर वो पुरुष कुछ समय पश्चात फिर से धनवान हो जाए तो उसे वापस अपने पास कैसे लाया जाए? वसंत सेना कहती है पुरुष की जात अचानक बदल जाती है, स्त्रियां धीरे धीरे बदलती हैं। कोई मूर्ख स्त्री समय के साथ साथ धीरे धीरे समझदार होती है। स्त्री हर काम को धीरे और पहले से तय रास्ते पर चलकर ही करती है, लेकिन पुरुष की जात बड़ी अजीब होती है। जागना हो तो वो एक ही दिन में जाग जाता है। दशकों तक प्रेमी बनकर भटकने वाले, आंसू बहाने वाले, प्रेमिका के द्वार पर भिखारी बनकर पड़े रहने वाले, किसी भिक्षु की एक बात पर ऐसा जागते हैं कि समस्त पृथ्वी के सम्राट बन जाते हैं। पुरुष एक चाल चलता है और स्त्री 2.5 चाल चलती है। पुरुष सीधा आगे बढ़ता है, स्त्री घूम फिरकर फिर वहीं आ जाती है। इसीलिए छोड़े हुए पुरुष पर हमेशा नजर बनाए रखो, गुप्तचरों और दासियों को उसके पीछे लगाए रखो, और कुछ नहीं तो पिता के मरने के कारण पुत्रों को जो धन मिलता है, जैसे ही वो उसे मिले अपनी दासी के हाथ उस तक संदेश भिजवाओ। संदेश में क्या कहलवाओ कि अरे ना जाने कैसे ईश्वर की कृपा से आजकल सब कुछ अपने आप ही अच्छा हो रहा है, हमारे घर बहुत सी दौलत आ गई है और तुम्हारे गरीब होने से मुझे अब कोई कष्ट नहीं, तुम मेरे पास आकर रहो। मदनिका कहती है अच्छा, और यदि कोई पुरुष हमें प्रेम करे तो क्या हमें उसे भी ठगना चाहिए? वसंत सेना कहती है नहीं, जो प्रेम करे उसे प्रेम करना चाहिए और जो व्यापार करे उसके साथ व्यापार करना चाहिए। देख लो कैसे कैसे शौक चलते थे, आजकल तो सब पॉर्न साइट्स में सिमट कर रह गए, और वो भी सिर्फ इसलिए दिखाते हैं पॉर्न्स में क्योंकि उनको उनको हर तरह का, उनको हर किस्म का ठरक बेचना होता है और उनका मेन मकसद होता है कि बंदा मास्टरबेशन कर ले। और जबकि अगर तुम देखो तो ये सब कुछ इंसान के अंदर छुपी हुई चीजें हैं, इंसान के अंदर दबी हुई चीजें हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये सब कुछ बोलते वक्त मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा भी नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं कि ये सब इंसान के सेक्स के बहुत सारे रूप हैं, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है क्योंकि करे कौन, है ना। सारा कुछ तो माँ बाप के हाथ में ही होता है, शादी तक, बच्चे पैदा होने तक सब कुछ वही बताते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे, सब वही कर रहे होते हैं। तो इंसान सोचता ही नहीं है, उसको लगता है सभी कुछ गलत है। देखो ये भी एक समाज था जिसमें अजीब अजीब तरीके से अपने मन को खुश करने के सभी तरीके अपनाए जाते थे और सभी तरीकों से